नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। आज हाफिज सईद ने अपने आतंकवादी संगठन जमात उद दावा को एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया और दुनिया की सारी महाशक्तियां चुपचाप देखती रह गई। हाफिज सईद ने मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है। कहने को तो हाफिज सईद पाकिस्तान में नजरबंद है, लेकिन उसके लिए नजरबंद रहना भी छुट्टी मनाने के बराबर है। आज अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जैसे बड़े बड़े देशों की जुबान पर अलीगढ़ का ताला लटका हुआ है। विश्व शांति के ठेकेदार के रूप में यूनाइटेड नेशंस के कंधे टूट रहे हैं, लेकिन किसी की जुबान से यह सवाल नहीं निकल रहा कि आखिर पाकिस्तान का सिस्टम एक आतंकवादी को ऐसी खुली छूट कैसे दे सकता है। इसलिए आज हम ये सवाल दुनिया के शक्तिशाली देशों से जरूर पूछेंगे। हाफिज सईद अपनी मनमानी कर रहा है और इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया की महाशक्तियां अपने स्वार्थ के लिए आतंकवादियों को मनमानी करने की छूट देती हैं, तो फिर लादेन और बगदादी जैसे आतंकवादियों का जन्म होता है। हाफिज सईद का एक राजनीतिक पार्टी बनाना भारत के नजरिए से बहुत बड़ी घटना है और इसका डीएनए टेस्ट दुनिया की तमाम सुपर पावर्स को सोचने पर मजबूर कर देगा। हर लोकतांत्रिक देश के इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां दर्ज होती हैं जो उस देश के पैरों में जंजीर की तरह बंधी रहती हैं और इनकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ पाता। भारत में भी एक ऐसी ही ऐतिहासिक भूल वर्ष 1954 में हुई थी। तब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A लागू किया गया था। ऐसा करके जवाहरलाल नेहरू कश्मीरियों का दिल जीतना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज यही आर्टिकल 35A भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। कश्मीर में धारा 370 के बारे में आप सबने बहुत बार सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आर्टिकल 35A के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। धारा 370 की तरह ही आर्टिकल 35A भी कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है। इस वक्त आर्टिकल 35A को लेकर देश में एक राजनीतिक बहस चल रही है और कश्मीर में राजनीति करने वाली कई पार्टियां इसे लेकर विद्रोह की धमकी दे रही हैं। आने वाले समय में कश्मीर पर इसका बड़ा असर हो सकता है और इसीलिए इस विषय के बारे में आज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शोमैन व्लादिमीर पुतिन की छुट्टियों के बारे में भी आज बताएंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प वीडियोस आए हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि पुतिन की छुट्टियों की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय क्यों बनी हुई हैं और पुतिन जैसा अंतर्राष्ट्रीय नेता छुट्टियों पर जाकर भी अपनी छवि का प्रचार कैसे कर लेता है। और आज रक्षाबंधन है। आज लोग राखी बंधवाकर अपनी बहनों की रक्षा का प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रण आज भी लिया होगा, लेकिन देश की रक्षा का प्रण लेना भी उतना ही जरूरी है। देश को मां के समान माना जाता है, लेकिन भारत के 133 करोड़ लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों में अपने देश की रक्षा का प्रण लेते हैं। बॉर्डर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान अपनी निस्वार्थ सेवा से देश के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं और सही मायनों में यही रक्षा बंधन है, रक्षा का बंधन है। इसलिए आज हमने सीमा के प्रहरियों पर एक स्पेशल डीएनए टेस्ट तैयार किया है। ये विश्लेषण देखकर आपके मन में अच्छे विचारों का संचार होगा। ये एक अदृश्य रक्षा सूत्र है जो आज हम आपकी वैचारिक कलाई पर बांधना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने चेतावनी दी है कि अगर आर्टिकल 35A हटा दिया गया तो विद्रोह होगा। राज्य की कई पार्टियों के साथ बैठक के बाद फारूक ने कहा कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा कश्मीर की स्वायत्तता को खत्म करना है। बैठक में राज्य के कांग्रेस और सीपीएम के नेता भी शामिल हुए। फारूक के मुताबिक 35A हटाने की कोशिशों पर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग यूनाइटेड फ्रंट बनाकर विरोध करेंगे। When it will come to that decision, you will see this mass rising. Don't forget when that Amarnath Yatra thing happened. Overnight people rose. 35A. So 35A will be far greater revolt that I wonder whether they'll be able to hold that possible. 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लागू हुए आर्टिकल 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिकता को परिभाषित करता है।
इसी कानून की वजह से किसी और राज्य के लोगों को वहां सरकारी नौकरी पाने और वोट देने जैसे अधिकार नहीं मिलते। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी 35A से छेड़छाड़ का विरोध कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 5 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। इसके बाद सेना ने घेराबंदी की और एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बडगाम में जम्मू कश्मीर बैंक के एक गार्ड से 3 आतंकियों ने राइफल छीनने की कोशिश की। हालांकि गार्ड ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। घटना बडगाम के चरारे शरीफ इलाके में हुई। राइफल छीनने की कोशिश करने वाले तीनों आतंकी भागने में कामयाब हो गए, लेकिन ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने पाकिस्तान में मिल्ली मुस्लिम लीग नाम से सियासी पार्टी बनाई है। नजरबंद होने से हाफिज सईद पार्टी के ऐलान के लिए खुद नहीं आ सका। मिल्ली मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सैफ उल खालिद और महासचिव मोहम्मद फैयाज अहमद ने पार्टी बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ पुलिस लड़की का पीछा करने के आरोपी विकास बराला को बचा रही है। कांग्रेस ने आरोपी विकास के पिता हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग भी की है। पार्टी ने आज इस मामले पर चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। 7 में से 5 कैमरास की तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही उपलब्ध नहीं, तो इसका मतलब जो मूलभूत सबूत है वो पुलिस के पास उपलब्ध ही नहीं। और क्या कारण है कि घंटों के अंदर जमानत दे दी गई। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने सफाई दी है कि पुलिस इस मामले में किसी दबाव में नहीं है। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे, पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। विकास बराला के खिलाफ शिकायत करने वाली वर्णिका के आईएएस पिता वीएस कुंडू ने कहा है कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स न लेके आए, क्योंकि एक सामाजिक इशू है और ये देश के लिए बहुत गंभीर इशू है। गृह मंत्रालय ने इस घटना पर चंडीगढ़ पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कल गुजरात में राज्यसभा चुनाव होंगे। राज्यसभा की 3 सीटों पर वोटिंग के लिए कांग्रेस के 44 विधायक बेंगलुरु से लौट आए हैं। इन विधायकों को अब आणंद के एक रिजॉर्ट पर रखा गया है। कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने विधायकों से मुलाकात के बाद कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक उन्हीं को वोट देंगे। Yes, 100% we are confident. Yes. आपके सारे विधायक आपके साथ। Yes. No, all are with us. Okay. चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पार्टी के सभी विधायकों से मुलाकात की। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये बता रहा हूं कि कल तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले एनसीपी ने चुनाव में किसी को भी समर्थन न देने का ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस को एनसीपी के समर्थन का भरोसा है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब स्वयं आगे बढ़कर सार्वजनिक तौर से अपनी बात स्पष्ट कर चुके, वो कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अहमद पटेल के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी की ओर से अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत राजपूत उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक भेजे जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट है। ये चुनावी संकट नहीं, पार्टी गंभीर संकट में है। जयराम रमेश के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनौती से निपटने के लिए पार्टी नेताओं को एकजुट होकर नई रणनीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत होगा कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपने आप काम करेगी। हमें समझना होगा कि मोदी और शाह अलग तरह से सोचते हैं। पुराने नारे और पुरानी रणनीति काम नहीं करेगी। भारत बदल गया है, कांग्रेस को बदलना होगा। जयराम ने उम्मीद जताई कि 2017 के आखिर तक राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेंगे। आयकर विभाग ने कहा है कि नोटबंदी और ऑपरेशन क्लीन मनी से टैक्स भरने वालों की तादाद काफी बढ़ी है। काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। 5 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल आयकर रिटर्न भरने में करीब 25% का इजाफा हुआ है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जमा करने में भी बढ़ोतरी हुई है। पर्सनल इनकम टैक्स जमा करने में 41% से ज्यादा और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने में 34% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए गरीबों की एलपीजी सब्सिडी खत्म नहीं होगी। मीडिया के सवालों के जवाब में प्रधान ने साफ किया कि गरीबों के लिए एलपीजी गैस और केरोसिन की सब्सिडी खत्म करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि 31 जुलाई को लोकसभा में लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि तेल कंपनियों को हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 4 रुपए बढ़ाने को कहा गया है, ताकि मार्च 2018 तक सब्सिडी पूरे तरीके से खत्म हो जाए। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उत्सव के दौरान बनने वाली मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कोर्ट ने कहा कि उम्र या पिरामिड की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये विधायिका का विशेष अधिकार है। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट तय की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध दही हांडी आयोजक सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट के पास भेजा। आज कोर्ट ने उसी मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। लड़ाई तो समझो अभी चालू हुई है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट को जो हाइट बढ़ाने का जो इन्होंने दही हांडी समन्वय समिति ने आज अपील किया था कि इसका हाइट बढ़ाओ, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, खुद गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन दिए हैं। आज दोपहर में दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश के बाद जगह जगह जल भराव से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। बदरपुर मेहरौली रोड, आश्रम फ्लाईओवर, महारानी बाग, दक्षिण दिल्ली, बाहरी दिल्ली, संगम विहार और कालकाजी इलाकों में लोगों को जाम से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।